Hello everyone, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. I'm going to start lecture number 10. In this video I have come with physical properties of haloalkanes and haloarenes. Because in the last video I have completed before this, and now I'm going to start a very interesting topic that is haloalkane and haloarene, and very easy also. Okay, if whatever the videos that already I have uploaded, if you all have not seen yet, please follow that, because it's better to follow the regularity. Regularity in the sense, what I mean to say, it means you all have to go serial wise for better understanding. It will be helping you so lot. So please go through the lecture number 1, and accordingly you all have to come with the lecture number 10. This is lecture number 10, and as I'm keep telling one thing, dear children, आप सभी को क्या करना है, अभी देखो बहुत लंबे वीडियोस मैं नहीं डालूंगा, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक करके, मतलब हाँ ये है कि सीक्वेंस में रहेगा, चीज़ें जो होंगी वो आपको सीक्वेंस में मिलेंगी और आसानी के साथ चीज़ों को समझ लोगे। हमने अभी ऑर्गेनिक मिशन स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम पूरी ऑर्गेनिक क्लास 12th और क्लास 11th की हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। क्लास 12th के बेटर और अच्छा समझने के लिए क्लास 11th के भी जो वीडियोस पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वहाँ हैं बच्चों और बाकी एप्लीकेशन यहाँ है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उन वीडियोस को भी देखोगे समय निकाल करके, अभी समय सबके पास होगा, ठीक। तो निश्चित तौर पे ये 12th की ऑर्गेनिक आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने गारंटी लिया हुआ है, आपको कहीं से भी बोर्ड लेवल की बात अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, ठीक है बच्चों। आप सभी को सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, आप सभी को सारा कंटेंट एनसीईआरटी लेवल का, इवन उससे भी ज़्यादा मैं कोशिश करूं। कहने का मतलब कुल मिलाकर के कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिले स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, जो कि आपको परेशान करे, यही मेरा एम है बेटा, और 100% इस पे हम लोग सफल भी होंगे, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि मैंने कहा था, हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स, यानी पहला ऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ सेकेंड वॉल्यूम से क्लास 12th के। आपको इस चैप्टर में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसे होंगे जो कि रिपीट होंगे। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तो क्लासिफिकेशन मुझे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में आप खुद ही कहोगे कि सर यहाँ पे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे जो आप पढ़ोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दिस विल बी एप्लीकेबल टू होल चैप्टर, मतलब और अपकमिंग चैप्टर्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी आने वाले चैप्टर होंगे वहाँ पे भी ये हेल्प करेगा, ठीक। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो कितनी चीज़ों पे फोकस करना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका ध्यान दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कितनी चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक आपका फिजिकल स्टेट, ठीक, फिजिकल स्टेट, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बच्चों क्या क्या आता है, कलर आता है, ऑर्डर आता है ना। तो हाँ, और फिजिकल स्टेट, तो यहाँ पे कलर, ऑर्डर और फिजिकल स्टेट की मैं बात करूँ, तो फिजिकल स्टेट में डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स के साथ हेलोजन लगे होते हैं, ठीक। तो ध्यान देना, जब एल्किल हैलाइड प्योर होता है तो वो कलरलेस होता है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस कहानी की तरह इसको सुन लो, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड बच्चों प्योर होता है तो वो क्या होता है, आपका कलरलेस होता है, ठीक। और ध्यान दो, इसमें आपका ब्रोमो और आयडो, जब इनको एयर में एक्सपोज किया जाता है तो ये कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आइडो आपका वॉयलेट करता है, ब्रोमो आपका रेडिश ब्राउन करता है। फिर से मैंने कहा लिखना नहीं है, बस अभी सुनिए आप लोग। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारे ऐसे पॉलीहेलोएल्केन हैं जिनका जो ऑर्डर होता है वो स्वीट इन स्मेल होता है, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट में मेथाइल की, जैसे आपका मेथाइल क्लोराइड है, मेथाइल ब्रोमाइड है, ठीक, और वहीं पे एथाइल क्लोराइड है। ये जो होते हैं, है ना, ये स्टार्टिंग का जो मैंने 3 बताया, कुछ और भी आप ले सकते हो, है ना, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। सो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है, इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, ये गैस होते हैं, ठीक है, गैसियस। इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है बच्चों, गैसियस होता है। और बाकी इसके बाद जब हाइड्रोकार्बन आपका बढ़ेगा, ठीक है, इसके बाद आपका बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है ना, तो वो सारे जो होते हैं, फिर वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट पहले लिक्विड में आएगा, ठीक,
जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ठीक, वो आपका बढ़ता रहेगा, फिर आपका सॉलिड में आएगा, ठीक। बट इनका गैस होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। तो ये रही बात फिजिकल स्टेट की, ठीक है। तो कलर भी मैंने बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया, और आपका जो है फिजिकल स्टेट बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, इसके बाद की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये और भी इंटरेस्टिंग है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है यहां जो मैं बताने वाला हूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एकदम इजी तरीका। पहले तो जानो ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिलेशन कैसा है। तो निश्चित तौर पे आपका जो है कैसा है, डायरेक्टली है। किसी भी कंपाउंड का, सबसे पहले भाई ध्यान दो, कोई कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग के बाद ही उसका बॉइलिंग होगा। खुद से सोचिए भाई, ये कभी इन्वर्सली नहीं होंगे, है ना। जैसे कोई एक कंपाउंड मैं लूं, जैसे वाटर की बात करूं, वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिडिफाई रहता है, आइस के फॉर्म में होता है। 4 डिग्री सेल्सियस जाते जाते क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो वहां पे मैक्सिमम डेंसिटी भी कंसीडर की जाती है, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये तो इसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब ध्यान दो, आगे हम बढ़ जाएं बॉइलिंग पॉइंट की बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि लिक्विड जो होता है, लिक्विड को बॉयल किया जाता है, सॉलिड को मेल्ट कराया जाता है। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली, कोई आपका कंपाउंड है जो 60 पे मेल्ट हुआ, 60 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली मेल्ट होने के बाद ही ना उसको हीट करोगे बेटा, तो मेल्टिंग के बाद ही आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप सभी को समझना होगा, ये इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्टली है। तो इंपॉर्टेंट आपका कोई भी एक फैक्ट हम पकड़ रहे हैं, बॉइलिंग को पकड़ रहे हैं, उसी से सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ रिलेशन लिखवाऊंगा, वो सभी को लिखना है। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स। ये वैसे भी अंडरस्टूड है, ठीक है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो ध्यान देना, हेलो एल्केन्स में बच्चों, हेलो एल्केन्स में, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है बच्चों। कौन सा पाया जाता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारे, जैसे मैं बात करूं, RX हमारा एक हेलो एल्केन है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो कैसा नेचर का है, ये पोलर नेचर का है, ठीक। और ऐसे दूसरा जो RX होगा वो भी क्या होंगे बेटा, वो भी आपका होगा पोलर नेचर का। तो ध्यान दो, जब पोलर के बीच में आपने पढ़ा हुआ है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लंडन फोर्स होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, और क्या होता है, डाइपोल होता है, और लास्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्स, ठीक। तो ध्यान दो, जैसे कोई एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एक कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग बराबर है, ठीक है, किसके, एक आपका RX है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के लगभग बराबर है, ठीक। अब इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सॉरी डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेरी बात समझ पाए कि नहीं। एक तरफ आपका सेम मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन है, दूसरी तरफ सेम मॉलिक्यूलर वेट का क्या है आपके पास, एल्किल हैलाइड है। तो ये ध्यान दो, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको नजर आ रहा है डाइपोल फोर्स की वजह से, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दूसरे नंबर पे यही फोर्स आता है बच्चों। तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा डबल अगर करें, और इसका थोड़ा सा कम होगा कंपैरिजन में, ठीक। तो समझ में आया, यानी हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम molecular mass as the molecular mass of alkyl halide, what happen, on the same time alkyl halide will have high boiling point, यही आपको करना है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कहानी हो गया, एक नया पॉइंट आपको बता दिया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये सभी को पता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, हो गया, नोट करते चलना बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ, एक सेकेंड बेटा, लेंथ ऑफ पीसीसी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पीसीसी। ठीक, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरेंट कार्बन चेन होता है बच्चों। ठीक है ना, पीसीसी का क्या फुल फॉर्म है, पेरेंट कार्बन चेन। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पीसीसी। जितना ज्यादा क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ होगी, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल मैं बात कर लूं तो ध्यान दो, आपका कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, इवन ये वाला जो अभी लेने जा रहे हैं दोनों में कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एन प्रोपेन है। ठीक है, व्हाट इज इट बेटा, दिस इज एन प्रोपेन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ठीक है, ये आपका क्या है, एन ब्यूटेन। एन स्टैंड फॉर बेटा नॉर्मल, एन ब्यूटेन। और आगे बात कर लें, ऐसे आप और बढ़ा लो, C5H10 की बात हम कर लेते हैं, आगे स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, C5H12 हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, H12 होगा क्योंकि हम लोग एल्केन ही जनरेट अभी कर रहे हैं, एल्कीन वगैरह नहीं। तो ये आपका, हाँ आगे ऐसे मतलब कंटिन्यू हो जाएगा, एक पेरेंट कार्बन चेन। ये यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करते हुए ओपन कर दूं, क्योंकि आप यहाँ से आइसो नियो जनरेट कर सकते हो, उसकी कहानी कुछ दूसरी होगी। मैं यहाँ कर देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। इसका नाम है एन पेंटेन। ठीक, तो देखा जाए अल्टीमेटली बात वही आ रही है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो बढ़ रहा है भाई। जितने कार्बन आपके बढ़ेंगे, है ना, उतना ज्यादा या उतने भी हाइड्रोजन आपके बढ़ेंगे, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। ठीक, तो वो भी आप एक सिस्टम दिमाग में रखो, तो ये अल्टीमेटली काम कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीसीसी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लिख लो, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसका भी अभी काम लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली यूज होगा, तो हम उसको वहां पे देखेंगे। दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पीसीसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर बच्चों पेरेंट कार्बन चेन। व्हाट डू यू मीन बाय पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग इन पीसीसी के। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा। ठीक, तो यहां पे एक इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये क्या है बोलो भाई, ये आपका है N, बोलिएगा ये क्या है, सबको पता है ना, इसका नाम है N पेंटेन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका N पेंटेन है। दूसरा मैं बात करता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, ये आपका N पेंटेन है और ये क्या है आपका आइसो पेंटेन है। ठीक है, ये बेटा क्या है आपका आइसो पेंटेन है। ये N पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है। ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 4 5, सॉरी बेटा ज्यादा ही हो गया, अभी आइसो पेंटेन हो गया। अभी ठीक है ना, ये आइसो पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन आइसो पेंटेन। एक और देखते हैं, देखिएगा ये बच्चों हमारा क्या है, ये है हाँ इसका नाम है नियो पेंटेन। कुछ समझ में आ रहा है, देखिए 2 CH3 टर्मिनल आपका कार्बन
आइसो हो गया, 3 CH3 टर्मिनल आपका जो है तो नियो हो गया, ठीक है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। ओवरऑल कार्बन सारे काउंट किए जाते हैं, ओवरऑल कार्बन सारे काउंट किए गए, यहां भी किए गए। अभी आप बताओ यहां पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहां नजर आ रही है? सबसे देखो मॉलिक्यूलर मास यहां पे सबका सेम है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। बट यहां पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग मैटर कर रहा है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, तो यानी अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। ये आपका ऑर्डर बनेगा। ये कौन सा ऑर्डर बना? डिक्रीजिंग ऑर्डर बना, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बना बेटा, किसका बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बन गया। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा क्यों है? समझ पा रहे हो? ये क्या कारण है कि ब्रांचिंग ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है? तो उसको भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। इसको अभी नोट कर लो, एग्जांपल बेटा पॉज करके नोट कर लिया करिए आप लोग। इसको भी मैं रीजन भी क्लियर करता हूं क्यों है ऐसा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताता हूं उसी को। पहले कोई एक, जैसे सपोज करो ये आपका चेन है कोई, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बेटा, ठीक। एक और यहां पे मैं लेता हूं, यहां पे आपकी ब्रांचिंग कुछ कम है, यहां पे ब्रांचिंग है ही नहीं है, ठीक है, ये एक है, कुछ ऐसा है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रक्चर निश्चित तौर पे हैंग कुछ ऐसा करता रहेगा। और हैंग करने की वजह से हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है बेटा, एक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसका नाम है, कौन सा फोर्स होता है? वीक, हाँ वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, ये फोर्स पाया जाता है, ठीक। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होने लगेगा। देखो कुछ इस तरीके से होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइड साइड में कुछ ब्रांच की वजह से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनने लगेगा। तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, एक इस तरीके के कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही आपका दूसरा, आपका सपोज करो एक ग्लास है और उस ग्लास में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा ब्रांचिंग वाले, ठीक है, या 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो सारे 100 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस सर्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा, है ना। आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर, वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनने की वजह से वीक हो जाएगा। तो आसानी से ये बॉयल हो जाएंगे। जबकि चेन में क्या होगा, कहने का मतलब जहां पे ब्रांचिंग नहीं होगा वहां पे क्या होगा, कोई भी आपके ब्रांचेस नहीं होंगे, तो उस तरीके का वंडरवॉल फोर्स अलग से एग्जर्ट नहीं होगा। और जब वो नहीं एग्जर्ट होगा उनके ब्रांचेस के बीच में, ठीक, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, जो वंडरवॉल फोर्स है वो अच्छा होगा और उनको आपको ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, ठीक। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर किसके केस में जनरेट होता है बेटा, वीक वंडरवॉल फोर्स ब्रांच के बीच में काम करता है। किसके केस में बेटा, जहां पे ब्रांचेज ज्यादा होंगी। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों ब्रांचिंग इन पीसीसी के, ठीक। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वाला तो हो चुका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अब हाँ ये आपका एक सिस्टम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये कहां काम करेगा, इसको भी मैं बताता हूं। ध्यान दो, H2O है, HF है और NH3 है। ये तीनों ही क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जितना ज्यादा क्या होगा, पोलैरिटी क्रिएट होगी, कहने का मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा, ठीक है। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। अगर इसको नंबरिंग दी 1 2 3, तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पाया जाएगा।
उसके बाद कहां पाया जाएगा, फिर यहां पाया जाएगा, फिर यहां पाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिहाफ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेकंड वाले का होगा, फिर फर्स्ट वाले का होगा, फिर थर्ड वाले का होगा। ये किसके बेसिस पे आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आया। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी लिख लो, ठीक है। हाँ, एक लास्ट आपका फॉर्मूला बेटा लिख लेते हैं। लास्ट बेटा ये जो मैं लिखा रहा हूं आपको ना, ये 100% एवरीवेयर, ये आपका आई थिंक फॉर्मूला नंबर 4 था, ये हर जगह काम करने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, आई थिंक हो गया। चलिए लास्ट फॉर्मूला, मूविंग फॉर द लास्ट फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ठीक है। अभी हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, ध्यान दो, ये हमारा है ट्राईब्रोमोमीथेन, ये हमारा है डाईब्रोमोमीथेन, ये हमारा है ब्रोमोमीथेन, ठीक। एक और कर ले लास्ट, है ना, ये हमारा है, ठीक है। बस ठीक है, 3 की बात कर लेते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा। बेटा ध्यान दो, नंबर ऑफ हेलोजन एटम सबसे ज्यादा कहां है, यहां, ठीक। जबकि हर जगह पेरेंट कार्बन चेन 1 की ही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, ये आपका कहानी कुछ बनता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। सॉरी, उल्टा हो गया, सबसे ज्यादा इसका है, याद रखना। अगर ऐसे करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। होप समझ में आ रहा है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये भी आप सभी को बड़े आराम से समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको भी नोट कर लो। अब एक बार रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। क्या क्या मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, हम लोगों ने देखा अच्छे से। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, ये भी हम लोगों ने यहां पे देखा। बॉइलिंग पॉइंट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैटर कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी खूब मैटर कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पीसीसी के, पेरेंट कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, ब्रांचिंग इन पीसीसी, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन या जिस भी कंपाउंड में होगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन रहा था, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। हम लोगों ने इसको जो है 5 फॉर्मूले में कवर कर लिया, और ये देखो क्या हुआ, लैंग्वेज भी नहीं लिखनी पड़ी और हम लोगों को आसानी से समझ में भी आ गया। और भी अभी हम देंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी कुछ कराएंगे, बस थोड़ी चीजें और हो जाए फिर हम क्वेश्चंस पे कराते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ध्यान देना, जैसे ध्यान दो, अभी हाइड्रोकार्बन की बात नहीं कर रहे, अब हम चल रहे हैं हेलोएरीन की तरफ, ठीक है, हेलोएरीन की तरफ। तो यहां पे आइसोमर क्या है, ये आपका क्या है बच्चों, ये डाई हेलो है ना, ये ऑर्थो डेरिवेट है, ये डाई हेलो बेंजीन के क्या है, ऑर्थो डेरिवेट है। ये डाई हेलो बेंजीन के क्या है बोलिएगा, मेटा डेरिवेट है। और ये डाई हेलो बेंजीन के क्या है, ध्यान दीजिएगा, पैरा डेरिवेट है। इनमें ऑल्दो देयर इज नो लार्ज डिफरेंस इन देयर इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बट तीनों का अगर कंपैरेबल हम बात करें, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ओके। हाँ, although difference in the boiling point of these 3 isomers of dihalobenzene, it's not a very there's no large difference, but who will have high, so the simple answer beta, if I consider A, B and C, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ध्यान दो पैरा डेरिवेट का होता है। इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। पहला आंसर क्या है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल आपको कौन नजर आ रहा है, यहां पे डाइपोल मोमेंट भी क्या है, 0 है। तो सबसे ज्यादा सिमेट्री पाए जाने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में ये आसानी से फिट हो जाते हैं,
they can be fitted easily into the crystal lattice because of the which is due to its symmetrical structure। आप देख सकते हो यहां पे सिमेट्री है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। ठीक, तो ये कहानी होती है। तो आपको हैलोजेन के बारे में भी जानते रहना है। समझ में आया? इनमें बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस नहीं होता, बट कुछ तो होता है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होता है? पैरा डेरिवेट का होता है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाने की वजह से ये आसानी से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं। तो क्या होता है, इनको सेपरेट करना, यानी आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के ये बॉयल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सबको पता है ना, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहां पे क्या होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी अ टेम्परेचर पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी को पता है, ये नोट हो गया। अब हम क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, दो चीज और बचा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने तीन चीजों को डिस्कस कर लिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो जो बॉइलिंग पॉइंट का था वही सेम कहानी मेल्टिंग पॉइंट पे लगेगी। ठीक, और हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? फिजिकल स्टेट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, उसमें कलर और ऑर्डर को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। हाँ, डेंसिटी में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है डेंसिटी में, बट ध्यान दो, जो ब्रोमो डेरिवेट होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, एक और जो है आप जानते रहो बेटा, मॉलिक्यूलर मास में भी, और यही हर जगह काम करता है, RI, RBr, RCl और बेटा RF। ठीक है, ये कहानी आपका जो है लगने वाली है किसमें? ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है भाई, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तो टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट भी बढ़ता है हैलोजन का, तो वही उसी का रिजल्ट है। सबसे ज्यादा RI होता है, सबसे कम आपका RF होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैटर करता है, बट अगर लार्ज डिफरेंस है मॉलिक्यूलर वेट का, तो वहां पे वो काउंट नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि देखो हम लोगों ने H2O, HF और NH3 में जो आपका मॉलिक्यूलर वेट था वो बहुत डिफरेंस नहीं था, तो वहां पे क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैटर किया। बट यहां पे कहानी कुछ और है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी में, ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था, तो इसको बेटा ऐड ऑन कर लीजिएगा नोट के तौर पे। ठीक है, अब हम डेंसिटी पे पहुंच गए हैं। डेंसिटी आसान टर्म है, इसको भी आसानी से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सब लोग रेडी हो ना? यहां तक सबको समझ में आ गया? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज निश्चित तौर पे आसान है, और मैं टाइम दे रहा हूं फिर भी ज्यादा है ना, क्योंकि एक जगह मैंने ये जो 5 फॉर्मूले बताए हैं ना, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अभी देखना, अभी आपके आंसर्स कितने आसानी से निकल के आएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है, अभी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लेंगे, बट वो आंसर्स आपके बड़ी आसानी से आएंगे। ठीक, तो जो आपका आयोडो यानी एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड, ठीक, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, और ध्यान दो पॉलीक्लोरो हाइड्रोकार्बन्स, ये जो आपका है पॉलीक्लोरो हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, इनका जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, याद रखिएगा, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। ठीक, हाँ, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और ध्यान दो, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक, एज वी गो down the group, what happen? Atomic weight increases, because of which in a compound molecular weight is also increases, due to which their density is also increases. यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। बस ये पॉइंट आपको याद रखना था। एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड और पॉलीक्लोरोहाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं? डेंसिटी। वैसे भी देखो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में जरूर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर भी क्या होता है? इनका ज्यादा होता है, क्योंकि लार्ज डिफरेंस है इसके और इसके मॉलिक्यूलर वेट के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी की।
ठीक, लास्ट वन इज फॉर सॉल्युबिलिटी. यू ऑल हैव नोटेड डाउन? बहुत बढ़िया. नाउ द लास्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी. अब ध्यान देना है, सॉल्युबिलिटी की मैं बात करता हूं, इसमें क्या करना है आपको. ठीक, एक तो आपको पता है Rx और Rx के बीच में, ठीक, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. ठीक है, सबको पता है, ये बता दिया ना मैंने अभी, क्योंकि पोलर नेचर के होते हैं. ठीक है, और ध्यान दो, इसकी सॉल्युबिलिटी हम चेक कर रहे हैं वाटर में. तो ध्यान दो, ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है H2O, और H2O में कौन सी बॉन्डिंग होती है सबको पता है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. वो भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा. कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अब ध्यान दो, हमने क्या डाला? यहां से Rx डाला. ठीक, अब जैसे इसमें Rx बेटा डालेंगे तो क्या होगा? ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा. अब बात आती है, हम यहां पे एल्कोहल यहीं पे डालें, ROH डालें, तो ROH का जो डिसोल्यूशन रेट होगा, यानी डिसॉल्व होने का जो रेट होगा, वो काफी फास्ट होगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक, तो ये जब आपस में इंटरैक्शन इनका होगा तो एनर्जी का इवोल्यूशन काफी ज्यादा होगा, और वो एनर्जी सफिशिएंट होगी एक दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाने में. मैं लैंग्वेज रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना. Rx के बीच में क्या होगा भाई? Rx के भी तो बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. H2O के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ये जब आपस में क्या होंगे, इनका इंटरैक्शन होगा, क्योंकि ये वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, तो उतना अच्छा इंटरैक्शन नहीं होगा. उतना अच्छा इंटरैक्शन नहीं होगा तो एनर्जी का जो इवोल्यूशन होगा वो लेस होगा, और वो लेस एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी ज्यादा मॉलिक्यूल्स तोड़ने में वाटर के. और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स तोड़ने में सक्षम नहीं है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? वो क्या होगा आपका? स्लाइटली सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर. यानी एल्किल हैलाइड क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है किसमें बेटा? वाटर में. ठीक है ना? क्यों होता है, समझ में आया? क्योंकि इंटरैक्शन के दौरान, while on interaction, the energy produced, energy produced which is not sufficient to break the intermolecular force between water molecules. Because of that reason, alkyl halide, it is slightly soluble in water. यही आपको आंसर में जानना था. समझ में आया? अब बात आती है इसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ अच्छी होगी. तो इसकी सॉल्युबिलिटी में जैसे ऐसे आपके जैसे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना आपका स्ट्रांग नहीं है, तो जो एनर्जी यहां से निकलेगी वो सफिशिएंट होगा ब्रेक करने में. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? ये मोर सॉल्युबल होगा. तो बस यही आपको इतना दिमाग में रखना है. सॉल्युबिलिटी एल्किल हैलाइड की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बल्कि ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाते हैं, और जबकि क्या होता है, यहां पे ब्रेक नहीं होते, इसलिए यहां पे स्लाइटली सॉल्युबल होता है. जबकि H2O, ध्यान दो, H2O एल्कोहल के साथ आप कराते हो तो बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े आराम से एल्कोहल वाटर के बीच में क्रिएट हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है. हाइड्रोकार्बन की बात करो, हाइड्रोकार्बन में फोन है भाई, हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन केवल है. जैसे मैं ऑयल को वाटर में डालता हूं तो ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. क्यों नहीं होता डिसॉल्व? क्योंकि ऑयल इज अ हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स है? लंडन फोर्स है. इंस्टेंटेनियस डाइपोल जिसको कहते हैं, या डिस्पर्जन फोर्स जिसको कहते हैं, है ना? तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा उसमें, ठीक है, लंडन फोर्स आपका, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके. इवन कुछ भी नहीं ब्रेक कर पाता, क्योंकि सबसे कमजोर वो है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे वीक वही है आपका. तो इसलिए क्या होता है, ऑयल आसानी से फ्लोट करने लगता है वाटर के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में फोन एब्सेंट है, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कोई भी नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होगी. जबकि अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी होती है. यहीं पे हम बात कर ले NH3, ये भी आपका HF, ये सब क्या होते हैं, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं. इवन HCl भी हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन भी जो है उतना अच्छा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बट बना सकता है. ठीक है,
क्योंकि क्लोरीन की थोड़ी साइज बड़ी होती है, क्योंकि लगभग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 है बेटा, लगभग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर होती है। तो ये कहानी है। तो ये भी आपका डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा डाइपोल डाइपोल फोर्स HCl में होता है, जो कि आपका काफी मात्रा में डिसॉल्व कर देता है। हाँ, लेकिन ऑर्डर पूछोगे तो सबसे ज्यादा आपका यानी ये मतलब ऑक्सीजन वाले सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाले डिसॉल्व होंगे, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर वाटर, इस तरीके से आपका सॉल्युबिलिटी रेट रहेगा। तो बेटा ये रही सॉल्युबिलिटी की कहानी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता था। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, और इन दोनों क्वेश्चंस को मुझे लगता है सारे बच्चों को आ भी जाएगा। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको देता हूं। ब्रोमोमीथेन, ठीक, ब्रोमो फॉर्म, क्लोरोमीथेन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूं अभी, क्लोरोमीथेन। एंड नेक्स्ट आपका है डाइब्रोमोमीथेन। ये बेटा आपके 4 कंपाउंड हैं, इन चारों को अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। कौन सा ऑर्डर भैया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको अरेंज करना है इन चारों को। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं, आप खुद से करिए बेटा। ठीक है, आप खुद से करिए, हो जाना चाहिए बट ठीक है हम देखते हैं। एन प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, एंड ध्यान दीजिएगा, एंड 1 क्लोरो ब्यूटेन। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास कंपाउंड है। ठीक है, एन प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, इन दोनों कंपाउंड को करना है आप सभी को। ठीक है, तो अब बात आती है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला मेरा, हाँ, आपको सभी को क्या करना है, इनका IUPAC से स्ट्रक्चर क्रिएट करो। नो डाउट आपको आ रहा है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन इट्स माय सजेशन, पहले आपको स्ट्रक्चर इनका क्रिएट करना होगा, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे? ब्रोमोमीथेन, तो आपका CH3Br हो गया, आसान है बेटा। ब्रोमोफॉर्म, अब देखो ब्रोमोफॉर्म नहीं पता है हमें भूल रहा है, लेकिन इसको आप चीजों को लिंक करके तैयार करें। अगर लिंक करके तैयार करेंगे बहुत अच्छा बच्चों तैयार होगा। क्या करना है, जैसे याद है क्लोरोफॉर्म का पता है ना, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, सबको पता है कि नहीं? बोलो, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? CHCl3, CHBr3 क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म, CHI3 क्या हो जाएगा? आइडोफॉर्म, CHF3 क्या हो जाएगा? फ्लोरोफॉर्म, है कि नहीं? बोलो भाई, ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये आइडोफॉर्म हो गया, ये फ्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये आपके क्या हो गए? एक सिंपल आपको पता होना चाहिए। देखो रिलेट करके, अब हमने निकाल लिया ना, ब्रोमोफॉर्म हमें चाहिए, तो क्या आएगा फॉर्मूला? CHBr3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? क्लोरोमीथेन, यानी आपका क्या हो जाएगा? CH3Cl हो जाएगा। लास्ट वन इज डाइब्रोमोमीथेन, CH2Br2 हो जाएगा। ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर आ गया। अब ध्यान दो, इन तीन, अगर इसको हटा दे तो इन तीनों का डायरेक्ट आप बता सकते हो, और इसको मैं ले लूं तो क्लोरीन का तो भाई एटॉमिक वेट क्या होगा? कम होगा। नो डाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन का जो आपस में एटॉमिक वेट है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? सबसे लेस वाला सबसे पहले, तो 3 आपका सबसे पहले होगा। इससे ज्यादा किसका होगा? इससे ज्यादा 1 का होगा, फिर इससे ज्यादा किसका होगा? 4 का होगा, है ना। इससे ज्यादा किसका होगा? 2 का होगा। यानी सबसे ज्यादा किसका वो होगा बॉइलिंग पॉइंट? 2 का, क्योंकि 3 ब्रोमीन है। फिर 2 ब्रोमीन वाले का होगा 4 का, फिर किसका होगा? 1 का होगा। फिर बेटा सबसे कम किसका होगा? क्लोरीन। तो ज्यादा से कम, सॉरी, कम से ज्यादा की तरफ है, तो कौन सा ऑर्डर बना बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया सबको ना?
आसान था ना, मजा आया करने में, क्योंकि कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, सिंपल आराम से पहले स्ट्रक्चर बनाओ, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आसानी से आपका जो है आंसर निकल के आएगा। देखो एन प्रोपिल क्लोराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया एन प्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट है बेटा आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया। और एक और बनेगा आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। तो देखो 1 क्लोरोब्यूटेन की बात कर लें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब इन तीनों में से इसका तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोकार्बन का नंबर ही मतलब कि कार्बन का नंबर ही बढ़ गया, 1 2 3 4, बाकी इन दोनों में 3 3 है। तो अगर मैं 1 2 3 में मानूं तो सबसे लास्ट में तो वही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो सबसे ज्यादा 3 का होगा। तो हम अगर ये ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा 3 का आ चुका है। इन दोनों में बताओ 3 कार्बन यहां भी, 3 कार्बन यहां भी, तो क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट यहां पे ब्रांचिंग है, यहां पे ब्रांचिंग नहीं है। भाई आइसो में ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग का मैंने कहा था ना, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट ब्रांचिंग जहां पे ज्यादा होगी या ब्रांचिंग जहां होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हाँ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा। सबसे कम किसका होगा बोलो, सेकंड वाले का। तो ये आपका ऑर्डर बन गया, ठीक है ना। कौन सा ऑर्डर बना, यही आपका वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर बना बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दिख रहा है ना क्या है भाई, 2, ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको बेटा, 2 आपका जो है सबसे कम, फिर 1, फिर आपका 3, कुछ ऐसा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहीं से कुछ बचा नहीं, पूरी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों ओवर हो गई। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक। तो प्लीज आप सभी को क्या करना है, लेक्चर वाइज है ना, जो जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है वहां से देखते जाइए। ऑर्गेनिक में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी को डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करना है। बेटा ध्यान दो, आपको हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं चीज़ों को रिवाइज करने में। जैसे मैंने आज पढ़ाया आपको, है ना, जितना भी देर पढ़ाया, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझे हो। आप घर पे बैठोगे तो हार्डली इट विल टेक 20 मिनट्स टू रिवाइज इट वेरी वेल। So please do so on daily basis. If you are doing the same, definitely it will be helping you a lot. So thank you very much dear children. I need your support also, and we'll meet you in the next video. Thank you.